बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है के साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, न जाने कभी कभी यूं क्यों लगता है कि हम समंदर में हैं और साहिल से लड़ रहे हैं, हिमालय पे खड़े हैं और आसमान से दस्तों गिरेबा हैं, लहरों की उछान के मुखालिफ हैं और हवाओं की सरसराहट पर तनकीद में महफ हैं और फजाओं की वसतों से भी नाखुश हैं। हम ना तो खुद को बदलने को तैयार हैं और ना ही मंजिल का पता लगाने की लगन और जुस्तजू का इदराक रखते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत कुछ बदल रहा है। गजा में आसमान से मौत बरस रही है। खौफजदा शहरी, जमीन बोस इमारतें और वीरान बाजार किसी आसेब ज़दा खंडर बस्ती का मंजर पेश कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी गजा से बेघर हो गए हैं। ये सब एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब दुनिया गोल गोल घूमते घूमते उल्टा चक्कर लगा रही है, जब अनहोनी होनी में बदल रही है, अजायब रोनुमा हो रहे हैं और इसराइल ताकत के नशे में धुत जिंदगी और मौत का खेल खेलने में मगन है। अगर वतन अजीज की बात करें तो इंतखाबात की सियासी रसाकशी के बीचों बीच आइन अमलन बेअमल होता नजर आ रहा है और जमहूर और जमहूरियत कमजोर से कमजोर तर होती दिखाई दे रही है। सियासी, मुआशी और समाजी बहरान अपने उरूज पर हैं और यूं महसूस होता है कि कशमकश अभी और बढ़ेगी, यहां तक कि चीजें बिगड़कर बनना शुरू ना हो जाएं। आज की बात यह है कि बड़ा फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला सुना दिया है। तो दूसरी तरफ नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए लंदन से सऊदी अरब रवाना हो गए हैं, जबकि सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मर्दमशुमारी की मंजूरी दी। अब फौरी इलेक्शन का मुतालबा समझ में नहीं आता। इसके साथ ही आज हम बात करेंगे कि इसराइल हमास जंग का आज 5वां रोज है और फलस्तीनियों पर बमबारी के लिए अमरीकी असलहे से भरा तैयारा इसराइल पहुंच गया है। सवाल यह है कि जालिम और मजलूम की जंग में मुस्लिम कहां खड़ी है। सबसे पहले मैं अपने जो गेस्ट हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर वागा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, राजा आमिर अब्बास साहब और खालिद फारूकी साहब। सबसे पहले मैं राजा आमिर अब्बास साहब आपकी जानिब आऊंगी। ये जो आज बड़ा फैसला सुनाया गया है, ये जो फैसला था, क्या आप समझते हैं कि मुमकिन फैसला यही आना था? देखें जी, ये जो प्रोसीडिंग्स हम देख रहे थे और बल्कि पूरा मुल्क देख रहा था, चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा अच्छा काम किया कि लाइव उसकी ब्रॉडकास्ट की। उससे बज़ाहिर यही लग रहा था और जो सवालात पूछे जा रहे थे और जो जवाबात आ रहे थे उसमें यही था कि वकला जो काफ़ी अरसे से डिमांड कर रहे थे कि ये जो फिक्सेशन ऑफ केसेस हैं, ये जो 184(3) के बाद अपील का राइट नहीं है, ये होना चाहिए। तो उन आर्ग्यूमेंट्स और उन तमाम जो से ये हियरिंग्स हुई हैं उसमें बज़ाहिर लग रहा था कि ये फैसला तो इसी कानून के हक में आएगा। अब किस नंबर से आएगा ये थोड़ा सा था कि जी कितने फार एंड कितने अगेंस्ट हो गए, लेकिन आज एक कलेक्टिव डिसीजन आया, 10 के मेजॉरिटी से ये फैसला आया और बज़ाहिर ये एक बड़ा खूबसूरत फैसला है कि जिसमें वो तमाम चीज़ें जो काफ़ी अरसे से लोगों को परेशानी का सबब बनती थी, खासकर जब आर्टिकल 184(3) में केसेस टेकअप हो जाते थे, कोई मर्जी का केस टेकअप हो जाता था और जो कोई इम्पोर्टेंट इशू हो उस पर कोई बैठता नहीं था, तो उसके लिए एक तरीक़ाकार, एक 3 जजेस की उसमें कलेक्टिव विजडम इन्वॉल्व कर दिया गया। वो वन मैन शो जिसको कहा जाता था वो ख़त्म हुआ और उसके साथ साथ कि जी केसेस कौन से फिक्स होने हैं। एज ए लॉयर हमें ये इशू होता था कि किसी का फिक्स नहीं होता, तो कौन से में राजा आमिर अब्बास साहब, आपको नहीं लगता कि जो इख्तियार सुमोटो का सल्ब हुआ है, अब जो जैसे 3 सीनियर जजेस की मुशावरत से इस्तेमाल किया जाएगा, तो इस फैसले से यूनिटी ऑफ कमांड का तस्वुर मुतासिर नहीं होगा? देखिए, यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड से बढ़ के ये है कि जी यहाँ पे इंसाफ होना चाहिए। ये कोर्ट ऑफ जस्टिस है, कोर्ट ऑफ लॉ भी नहीं है, कोर्ट ऑफ जस्टिस है और जस्टिस का ये तकाजा है कि जी अगर एक की बजाय 3 अफराद उसको देखते हैं तो उस पे एक ज़्यादा एक बाअसर किस्म का फैसला लिया जा सकता है। आपने हालिया देखा होगा गुज़श्ता दौर में, जी नस्ला टावर आ गया, लोगों की जिंदगी भर की पूंजी थी उसमें, लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने डिसीजन लिया और उसको डिमोलिश किया और उसके बाद उनके पास कोई अपील का राइट भी नहीं। तो ऐसे केसेस में ये बड़ा पुरअसर और बड़ा इफेक्टिवली अब इस पे
काम किया जा सकेगा, क्योंकि पहली बात तो यह है कि 184(3) की पिटीशन ही या सो मोटो ही तब लिया जाएगा जब 3 जजेस मिलके इस पे फैसला करेंगे। और नंबर 2, अगर उस फैसले के बाद जो फैसला आता है उस पे भी अपील का राइट होगा। तो दिस इज समथिंग कि जो दुनिया भर में एक अपील का राइट एक सब्सटेंटिव राइट है, एक ऐसा राइट है कि जो कि दुनिया भर में हर मजहब में, हर कानून में है कि जी किसी फैसले के बाद अपील होनी चाहिए। तो ये एक बहुत खुशाइंद फैसला है इस हद तक। ठीक है रजी साहब, जिस तरह से आज का हमने फैसला देखा, अगर हम कहें कि पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की जाए तो आपको लगता है कि एक सुप्रीम इदारे ने दूसरे सुप्रीम इदारे की जो बालादस्ती है उसे बरकरार रखा है? आज का जो फैसला है 10-5 से सुनाया गया है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं जिसको आपने दूसरे को सुप्रीम अदारा कहा है, मैं उसे सुप्रीम अदारा नहीं समझता। वो रियासत का एक सबॉर्डिनेट अदारा है। खुद बैठ के हम कह दें कि हम तीनों चारों पांचों जो इस पैनल में बैठे हुए हैं उनका ये मुकाम है। जिस तरह पाकिस्तान में एक टीवी लॉन्च हुआ पिछले दिनों, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का नंबर 1 टीवी, उसका एंकर पाकिस्तान का नंबर 1 एंकर, उसका रिपोर्टर पाकिस्तान का नंबर 1 रिपोर्टर, उसका प्रोड्यूसर पाकिस्तान का नंबर 1 प्रोड्यूसर। तो खुद बैठ के आप जो मर्जी अपने आप को कहते जाएं कि आइन की तशरीह भी हम करेंगे। मैं तो इसके भी खिलाफ हूं जाती तौर पे कि आइन की तशरीह आप कैसे करेंगे जी? जिन्होंने बनाया उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने इसमें क्या कहना था। आपके ऊपर ये वही नाजल हो गई कि उन्होंने आइन के अंदर क्या कहना था। देखिए, आइन का एक ढांचा है, कोई भी कानून साजी उस ढांचे के खिलाफ नहीं हो सकती। अब ये पॉइंट तो वो बता सकते हैं कि जी ये आइन के ढांचे के खिलाफ है, इसमें ये तब्दीलियां कर लीजिए, लेकिन उसको टर्न डाउन करके या रिजेक्ट करके और अपने आप को कोई सुपरा सुप्रीमिस्ट साबित करना, दिस इज अनफेयर। और ये दुनिया में कहीं पे भी अलाउ नहीं होता। खास तौर पे उस अदलिया को तो बिल्कुल भी इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर चाचा, भतीजा, बहनोई, दामाद, पुत्र जो है ना, ये वाहद क्वालिफिकेशन हो कि आप वहां पे जज बन सकें और फिर एलिवेट होके अल अदलिया के अंदर जा सकें। तो इस फैसले के साथ साथ बहुत अच्छा फैसला। कान तरस गई थी ये सुनने को कि जो भी उठता है ना जी, वो जनाब पार्लियामेंट को गालियां देनी शुरू कर देता है, पार्लियामेंटेरियन को जलील करना शुरू कर देता है। और मेरा मतलब है कि सर आप कैसे तशरीफ लाए थे? वैसे बाय द वे पूछा जाए, मतलब लॉबिंग की आपने, इलेक्शन लड़े आपने, बरादरियों की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़े, फिर उसकी बुनियाद के ऊपर आप एलिवेट होकर जज बन गए। सर जज दुनिया में कहाँ पे ऐसा बनता है? तो मेरा मतलब जज कैसे अपॉइंट होंगे वो भी हम खुद ही फैसला करेंगे। यानी इस पैनल में कौन बैठेगा और कौन बोलेगा उसका फैसला जो है वो भी हम पैनल में बैठने वाले ही करेंगे। तो ऐसा नहीं होता दुनिया में कहीं ना। तो ये डिस्टॉर्शन थी। देखिए, जिस्म का कोई हिस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, आखिरी फिक्रा, तो उसको हम कैंसर कहते हैं, और बाज़ औक़ात वो हिस्सा काटना भी पड़ता है। बेहतर होता है कि उसकी ज्यादा बढ़ोतरी से पहले उसको अंडू कर लिया जाए। ये बात सुनने को कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये हमने 75 साल इंतजार किया है। ठीक है, खालिद फारूकी साहब, आप कैसे देखते हैं आज के फैसले को? इसके साथ साथ अब नज़रसानी अपीलों पर इस फैसले के क्या असरात मुरतब होंगे? ये फैसला जो है, मेरा ख्याल है जमहूरियत के लिए, आइन के लिए और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए बहुत ही खुशकिन फैसला है। इसलिए कि पाकिस्तान में आला अदलिया के जजेस ने खुद से ये माना है कि जो पार्लियामेंट का इख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट में बैठ के ये बात कहते थे कि रूल्स और एक्ट का टकराव होगा तो फिर बालादस्ती किसकी होगी, उस सोच को तब्दील करने की कोशिश। और ये आज भी जब दलाइल हो रहे थे तो उसमें रिमार्क्स जब थे तो जजेस के बाद के जैसे जस्टिस नजीब के ये रिमार्क्स थे और वो रूल्स और एक्ट के टकराव की बात कर रहे थे। लेकिन असल मसला ये है कि जो चीफ जस्टिस ने काजी फाइज ईसा साहब जी, खालिद फारूकी साहब से दोबारा से हम राब्ता करते हैं। नसीर वागा साहब, आप कैसे देखते हैं आज के फैसले को? देखें, बाकी पैनलिस्ट मेरे से करें या ना करें, एक बात मैं आपको बड़ी क्लियर बताने लगा हूं कि अगर कोई ये बंदा समझता है ना कि आज के फैसले के सिर्फ मुस्बत नताइज ही निकलेंगे, आप आने वाले वक्त में देखें कि कौन कौन से मसाइल खड़े होंगे। मुझे एक बात बताइए कि इंटरप्रिटेशन तो आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करता था। आज जब हमने ये मान लिया
और पहले भी माना हुआ है कि जी पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमेशा एक वॉच डॉग के तौर पर उनके ऊपर हावी रहा है, और उनके जो भी कानून साजी थी उसको हमेशा सुप्रीम कोर्ट अपनी खास निगाहों से देखता रहा कि ये कानून साजी ठीक हुई है या नहीं ठीक हुई। ना तो पार्लियामेंट कोई अकले कुल है और ना ही फिर सुप्रीम कोर्ट को कोई अकले कुल कह सकता है। जाहिर है सब लोग इंसान हैं, गलती तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन पार्लियामेंट को अकेले इतना सुप्रीम बनाना और सुप्रीम कोर्ट को उसके नीचे लगा देना, इसका मतलब है कि आज के बाद जो भी कानून साजी पार्लियामेंट में होगी फिर सुप्रीम कोर्ट उसका ताबे हो जाएगा। फिर ऐसे ऐसे फैसले भी आएंगे कि लोग देख के हैरान हो जाएंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट भी वहां पर फिर बेबस हो जाएगा कि जी ये तो पार्लियामेंट का फैसला है। ऐसा नहीं होता। लेकिन आइन तो यही कहता वागा साहब कि जो इलेक्टेड होंगे वही लोग कानून साजी करेंगे ना। देखिए, इलेक्टेड के ऊपर कोई वॉच डॉग होना चाहिए, कोई उनके ऊपर और भी इदारा हो जो उनको। क्या कह रहे हैं? लोग, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। नहीं, दुनिया में कहाँ पे होता है पार्लियामेंट? है ना, ये है। कोई एक मिसाल भाई है ना, कोई एक मिसाल। देखिए रजी साहब, मेरी बात सुने। बात ये है कि जब तक आप एक इदारे के ऊपर किसी और को नजर रखने या उनकी करेक्शन करने, अच्छा देखिए, इंटरप्रिटेशन तो आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट करेगा, क्यों? फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों इंटरप्रिटेशन करेगा? फिर जो कानून बन गया है वो ठीक है या वो गलत है, फिर उसको अमल दरामद कह रहे हैं कि सिर्फ मस्बत इसके असरात नहीं सिर्फ मस्बत नहीं, इसके मनफी भी निकलेंगे। आप देखिएगा। आप मुझे बताएं, सॉरी, अभी जो सबसे बड़ा एक कंफ्यूजन और इख्तलाफ आ रहा है 5 और 10 और 7 और 8 का, ये भी देखिए कितनी बड़ी बात है। यानी दो जजेस ऐसे हैं, दो जजेस ऐसे हैं ना जो 100% इससे इख्तलाफ नहीं कर रहे, जो कह रहे हैं इसमें कुछ चीजें ठीक हैं और कुछ चीजें गलत हैं। अब इस फैसले का इम्पैक्ट जो है पूरी कौम, पूरी दुनिया और खास तौर पर पाकिस्तान की जो सियासत है वो देख रही है कि इसका इम्पैक्ट किस पे क्या आता है। ठीक है, सलमान आबिद साहब, कैसे देखते हैं आज के फैसले को, क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? एक लाइट नोट के ऊपर रिजवान रजीज साहब ने कहा ये जजेस बैठ के जजेस का तय कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक बात की है। ये सियासतदान बैठ के क्या करते हैं? ये आजम नज़ीर तारड़ साहब का इतराफ़ी बयान शामिल है ना, कैसे हमने जजों को अपॉइंट किया, किसके कहने पे किया, किसके दबाव पे किया, पीपल्स पार्टी कैसे अपने जजों को लगाती थी, नवाज शरीफ साहब कैसे लगाते थे, शहबाज शरीफ साहब कैसे जजों को लगाते थे। अगर वहां पर जजों ने या वकला तंजीमों ने अपनी मनमानी की है तो सियासतदानों ने कौन सी कम जवाब दे? आप मुझे जवाब देना शुरू हो गए यार। आपकी बात आप इसमें नहीं, मेरी बात का जवाब ना दें, आप इस पे कमेंट अच्छा, चलो मैं कमेंट कर रहा हूं ना, मैं कमेंट कर रहा हूं। अच्छा यार, कमेंट तो सुन लेना, कमेंट कीजिए यार, हौसला तो किया करें रिजवान रजीज साहब। चलिए यार, आप मुझे टारगेट कर लेते हैं दोनों बैठ के, दाएं बाएं। आप कर लेना गुफ्तगू में। नहीं, आप मुझे दाएं बाएं बैठ के टारगेट ना करें। यार मुझे क्या जरूरत पड़ी है मैं आपको टारगेट करूं यार? अभी आपने मेरा नाम लेना गुनाह आपका? बिल्कुल। आपको मैं ये कह रहा हूं, जो आपने कहा है कि जजेस जो हैं वो ये करते हैं, तो मैं कह रहा हूं सियासतदान क्या करते हैं? बताइए ना कि किस तरह से पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने या पीटीआई ने जजों को भर्ती किया। और अगर आपको इख्तलाफ है तो पढ़े ना उनका तारड़ साहब का कि किसके कहने पे उन्होंने किसको कहां पे भेजा, किसने दबाव डाला। यार कितना सादे बन जाते हैं आप लोग यार। एक काम की बात कर रहे हैं भाई, मैं जिसको भाई आपको पता है किसने दबाव डाला है, और आपको पता है किसने दबाव डाला है यार। अब्बास अली साहब, या तो आप अपनी बारी में बोला करें, फिर आप मेरे ऊपर इल्जाम ना लगाएं। नहीं, हल फैसला आप करेंगे। आप चले अगली बात नहीं यार, मेरे से ऐसी बात एट्रीब्यूट नहीं, आप किस तरह से हर बात में इंटरवीन करना शुरू कर देते हैं? प्यारे भाई आगे चले, आप अपना तफसील। बात मैं ये कह रहा हूं कि जो बात इन्होंने की मैं उसका जवाब दे रहा हूं। अब अपनी बात को पर कायम भी रहे यार कि मैंने कही है। अब दूसरी बात यह है कि ये फैसला आ गया, पार्लियामेंट बालादस्त हो गई, मान लिया पार्लियामेंट बालादस्त हो गई, और आज के बाद हम देखेंगे कि पार्लियामेंट कितनी बालादस्त होती है इन फैसलों के बाद। हमने तो ये पार्लियामेंट देखी है ना, इस पार्लियामेंट में कितनी बार वजीर आजम जाते हैं, कितनी बार वुज़रा पेश होते हैं। अगर पार्लियामेंट की बालादस्तियों के सवालात इस तरह के फैसलों से अगर होने शुरू हो जाए तो फिर पाकिस्तान जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद। जमहूरियत पहले ही बहुत तरक्की कर गई है पाकिस्तान के अंदर, और इस वक्त भी पाकिस्तान में जमहूरियत कर रही है। जब पूरा जमहूरी निजाम सुकड़ गया है तो हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत तरक्की कर रही है, पार्लियामेंट बालादस्त हो गई है। पार्लियामेंट में कभी हमने बड़े फैसले किए हैं? फैसले हम करते हैं चोर दरवाजों में बैठ के पीछे से, किसी के दबाव में करते हैं, अपने मर्जी से करते हैं, अपने मंशा से करते हैं। काश पाकिस्तान में पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाया होता सियासतदानों ने, तो आज पाकिस्तान की जमहूरियत का ये तमाशा ना लगता जो आज लगा हुआ है। ये भी एक रियलिटी है, हकीकत है। हमें पता है कौन किस जगह से रिमोट कंट्रोल किसके कहां से ऑपरेट होते हैं, कहां से चलते हैं,
किस तरह से पार्लियामेंट को डिक्टेट किया जाता है, किस तरह से हमारे सियासतदान, वजीर आजम, अपोजिशन लीडर, सियासी जमातें कहां से डिक्टेट होती हैं। आज फजलुर रहमान ने कहा नहीं कि जनाब के वो फैसला तो जी पीपल्स पार्टी ने और पीएमएलएन ने करके कर दिया था, हमें तो पता ही नहीं था। ये सारी चीजें हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब ये फैसला आया है, एक बड़ा अच्छा फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला है, हम सबको उसको मानना चाहिए, आगे का रास्ता निकालना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये तमाम चीजें ठीक है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम इतने मासूम हो जाएं कि हम इन चीजों के साथ फौरी तौर पे पाकिस्तान का पूरा पॉलिटिकल जो कैरेक्टर है उसको रिविजिट कर दें और कहें जी सब कुछ तब्दील हो गया है, मेरा नहीं ख्याल तो अभी कुछ तब्दील हुआ है। बहुत सी चीजें हैं, अभी बहुत टाइम लगेगा। पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की आइन की और कानून की बालादस्ती के बड़े सीरियस सवालात मौजूद हैं, पहले उनको रिजॉल्व होना है। चीजें आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगी, ग्रेजुअली। अब एक फैसला आया है, इसकी बुनियाद पे देखते हैं कि किस तरह से इसके आगे नतीजे जो है वो सामने आते हैं। बिल्कुल ठीक है। राजा आमिर अब्बास साहब, जिस तरह से भी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक माजी से नहीं होगा, ये फैसले में कहा गया है, यानी 184(3) के तहत जो फैसले माजी में किए गए उन पर इतलाक नहीं होगा, उन पर राइट ऑफ अपील नहीं है। देखिए, जब भी कानून साजी होती है, नॉर्मली जो सेटल्ड प्रिंसिपल है वो यही है कि जिस दिन से कानून बनेगा उसके बाद से कोई राइट किसी को दिया जा सकता है। और इस बात से एक और बड़ी अच्छी बात नजर आ रही है कि जो ये कयासराइयां हो रही थी कि ये जी किसी ए को, बी को, सी को फायदा देने के लिए तमाम कार्रवाई हो रही है, वो भी नेगेट हो गया। और बात हो रही है कि यहाँ पे ये केस जो सा था, ये पार्लियामेंट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट है, ये उससे बढ़ के ये था कि सुप्रीम कोर्ट का एक आर्टिकल है 191 जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स बनाएगा सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब लॉ की बात है तो लॉ सुप्रीम कोर्ट नहीं बना सकती, लॉ पार्लियामेंट ही बनाएगा। अब जब वो लॉ बन गया तो सुप्रीम कोर्ट का काम है कि जी क्या वो लॉ जो सा है कोई फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है या सुप्रीम कोर्ट के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, उस पे फैसला देना सुप्रीम कोर्ट का काम था। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जी कोई ऐसी बात नहीं, ये कानून दुरुस्त बना है। तो इससे कोई ऐसी जंग नहीं कि जो कोई दो अदारों की जंग हो, इट्स ए नॉर्मल रूटीन डिसीजन जो कि एक अच्छा फैसला है जिससे अवामुन नास को भी फायदा होगा। ये 100 मोटो की तलवार को थोड़ा सा उसको कमजोर किया जाएगा कि 3 बंदे बैठ के फैसला करेंगे और उस फैसले के बाद भी एक अपील का राइट दे दिया जाएगा। ठीक है। खालिद फारूकी साहब, आप बात कर रहे थे, राब्ता हमारा आपसे मुनक़ता हो गया था, आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए ना, बात ये है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती से मुझे नहीं मालूम कि बाज़ लोगों की सोच जो है वो इतनी तल्ख क्यों हो जाती, तासुर क्यों हो जाती, और पार्लियामेंट से तासुर किस बात का है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और सुप्रीम कोर्ट का जो अक्सरियती फैसला हमारे सामने आया है, इससे ज्यादा अच्छा फैसला मैं नहीं समझता जो गुज़श्ता कई दिहाइयों में पाकिस्तान में हुआ हो। ये तो जो पार्लियामेंट का जो इख्तियार है, पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है, दुनिया के कितने ममालिक ऐसे हैं जहां पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम किया जाता है और यहाँ पार्लियामेंट की बालादस्ती को ये नहीं माना गया कि पार्लियामेंट जो कुछ कि सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में कुछ मुदाखलत नहीं कर सकती। ये तो जस्ट इस इख्तियार के बारे में एक चीज हुई है कि आप जो पार्लियामेंट का एक्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं उसमें टकराव की बात की जा रही थी, तो उसकी उन्होंने वजाहत कर दी है कि भी जो एक्ट बन गया वो नाफजुल अमल होगा, वो जो एक्ट बन गया वो पार्लियामेंट का इख्तियार है। अब तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात को कहीं छोड़ा नहीं है, अगर कहीं बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात को कहीं पर छोड़ा नहीं है, वाज़े कर दिया है। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पर जाएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले आज के बड़े फैसले की हम बात कर रहे थे और मुल्की सियासी हालात पे नज़र डालें तो जनाब नवाज शरीफ साहब वतन वापसी के लिए लंदन से सऊदी अरब अब रवाना हो चुके हैं। और इसी सारी सिचुएशन में जो सरबराह पीडीएम है मौलाना फजल रहमान, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मरदमशुमारी की मंजूरी दी थी और अब फौरी इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खालिद फारूकी साहब, उम्मीदें पाकिस्तान जो तैयारा है, आपको क्या लगता है ये पाकिस्तानियों की उम्मीदों के रनवे पर उतर पाएगा? वो तो उतरने वाला है।
उसमें तो कोई दूसरी बात रह नहीं गई। अब देखना तो ये है ना कि क्या उम्मीदें फिर पूरी होती है या नहीं, क्या उम्मीदें पूरी करने दी या नहीं। जिस तरह की सूरत हाल हम माजी में भी देखते रहे हैं, तो अब क्या मुस्तकबिल में भी वैसा ही होगा। पाकिस्तान दरअसल देखिए किसी एक शख्स से नहीं तरक्की करेगा, किसी एक जमात से तरक्की नहीं करेगा। जब तक पाकिस्तान में कानून की और आइन की बालादस्ती की बात नहीं होगी, तब तक हम कोई उम्मीद पूरी नहीं कर सकते। नवाज शरीफ आए या चेयरमैन आए, कोई पार्टी यहाँ पे आए, किसी एक शख्स से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकती। हमने नवाज शरीफ साहब को सजा याफ्ता भी देखा है, हमने नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनते हुए भी देखा है। अब दोबारा फिर उनके प्राइम मिनिस्टर बनने की रास्ते हमवार हुए हैं या हो सकते हैं मुमकिन तौर पर, हम उसको भी देख रहे हैं। ये सारा कुछ पाकिस्तान में सियासी तमाशा है। इस सियासी तमाशे को तब्दील करने की जरूरत है। पाकिस्तान में एक मुस्तहकम निजाम की जरूरत है। पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालने के लिए मैं फिर वो बात करूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में जैसे आज पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की गई, पाकिस्तान के तमाम इदारों को पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम करना पड़ेगा। ये किसी एक शख्स के आने या जाने की बात नहीं होनी चाहिए। हमारा ये सबसे बड़ा अलमिया है कि हम कुछ अफराद के आने और जाने में लगे रहते हैं। क्या यहाँ पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको तस्लीम किया जाता है, उसका वजूद बर्दाश्त किया जाता है, क्या उसको आजादी से काम करने की इजाजत दी जाती है? ये सारा कुछ देखने की जरूरत है। बाकी जाहिर है कि जो पाकिस्तान में सियासी हालात हैं वो जिस तरह पलटा खा रहे हैं, अच्छा ये भी कोई नई बात नहीं हो रही। हम सब जानते हैं कि जिस तरह नवाज शरीफ पहले अपने दौर में जब गए थे और जब 2013 में आए तो ताकत की वापसी हो गई थी। अब जो पाकिस्तान में एक नया सिस्टम हमें नजर आ रहा है कि इलेक्शन होते हैं, उसके नतीजे में मेरे अपने ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान अगर एक सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाता है और पाकिस्तान में सियासी जमातों की पार्टीशन हो जाती है, बल्कि वो जमात जो इस वक्त हमें बाहर नजर आती है उसके लिए भी ये मौके पैदा किए जाए, उसको भी ये चांस, उसको ये मौका दिया जाए। मौका जाहिर नहीं करना चाहिए, उसके सिस्टम का हिस्सा चाहिए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए उम्मीद का तैयारा क्या सारा पाकिस्तान उम्मीद है। जो पाकिस्तान में सियासी बहरान है ये खत्म नहीं होगा, ये जारी रहेगा। और अगर ये बहरान जारी रहेगा तो मुआशी बहरान की। ठीक है वागा साहब, जो तैयारा है वो तो रवाना हो गया है लंदन से सऊदी अरब के लिए। नवाज शरीफ साहब का आप देख रहे हैं चौथी बार वज़ीर आज़म बनता उन्हें। देखिए अभी तो जो उन्होंने ऐलान किया है कि इस तैयारे और इस फ्लाइट का नाम उम्मीद पाकिस्तान रखा गया है, इसको हम एविएशन की दुनिया में कहते हैं कॉल साइन। अब देखते हैं कि वो मुतलका एयरलाइन से इसका कॉल साइन चेंज करा के जब जहाज़ लैंड करेगा तो क्या वायरलेस पे और कंट्रोल टावर पे ये ऐलान हो रहा होगा कि उम्मीद पाकिस्तान जो है वो लैंड कर रहा है। मुझे ज़रा इसके साथ साथ ये भी बता दें कि 18 महीने पहले जिस जहाज़ में फ्री सफ़र करके इसहाक डार साहब आए थे, उस जहाज़ का क्या नाम रखा जाए? क्या वो ना उम्मीद पाकिस्तान उसका नाम रखा जाए? उस फ्लाइट का भी तो कोई नाम कौम को बताए ना कि वो क्या था जब ये फ्री उस जहाज़ में बैठ के वज़ीर आज़म के साथ दोबारा पाकिस्तान में आए और फिर जैसे ही हुकूमत ख़त्म हुई फौरी तौर पर फिर तशरीफ़ ले गए। तो इस तरह तैयारों के नाम रखने से, ये चीज़ें करने से मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये समझे कि कोई बड़े नताइज जो हैं वो हासिल होंगे। अभी देखना तो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब बरास्ता किन किन ममालिक में आते हैं और शायद सऊदी अरब में भी वो खाना काबा में जाके अल्लाह ताला से ये वादा करें कि मैं मुल्क कौम के लिए बाकायदा दिलो जान से कोशिश करूंगा और इस कौम को मुसीबतों से निकालूंगा, और साथ साथ शायद वहाँ ही बैठ के मुल्क कौम से ये भी वादा करें कि जो मेरे ऊपर इल्ज़ामात लोग लगाते हैं करप्शन के, वो भी इंशाअल्लाह आइंदा कभी नहीं लगेंगे। मैंने लफ्ज़ इल्ज़ाम का कहा है, अभी चूंकि कुछ चीज़ें साबित नहीं हुई इसलिए। तो बात यह है कि उम्मीद पाकिस्तान और ये जहाज़ आने के बाद मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला हम पे मेहरबानी करे, और अगर मियाँ नवाज शरीफ के हाथों ही इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो महफूज होना है और यहाँ तरक्की और यहाँ दूध और शहद की नहरें बनी है, तो वेलकम मियाँ साहब, बिस्मिल्लाह आए तो सही, आके मुल्क की बागडोर संभालें और इस मुल्क का बेड़ा पार करें ताकि मुल्क इस अजाब से निकले, महंगाई के, बेरोजगारी के, बिजली के बहरान से जो लोग मर रहे हैं। राजा आमिर अब्बास साहब आए, मियां साहब वेलकम, आप आए, सीट संभालें, आप देखेंगे कि फिर क्या होता है।
ठीक है राजा आमिर लिबास साहब, एक टेक्निकल चीज़ है जो आज के फैसले से ही रिलेट कर रही है और फ्यूजन थोड़ी सी पाई जा रही है, उस पर मैं क्लैरिटी चाहूँगी। जो आज के फैसले के बाद नवाज शरीफ साहब की नज़रसानी अपीलें थी, उस पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि ये जो है सेनेट से पहले ही अप्रूव हो चुका कि ताहयात नाअहली को ख़त्म करके इसकी मुद्दत 5 साल तक कर दी गई थी, तो फिर इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर ये ताहयात नाअहली वाली तो कोई तलवार नहीं लटक रही जो इस फैसले के साथ मंसूब हो। और इस तरह का कोई फैसला आया था या नहीं? आपको जरा ज्यादा इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो है उसमें ये डिसाइड किया गया था। बिल्कुल, इलेक्शन एक्ट में यह अमेंडमेंट कर दी गई कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है उसमें अगर कोई बंदा डिस्क्वालीफाई होगा तो उसकी जो नाअहली होगी उसकी मुद्दत 5 साल होगी। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के एक 5 मेंबर्स के बेंच ने फैसला दिया था कि चूंकि आईने पाकिस्तान में इसकी कोई मुद्दत नहीं दी तो इसको परपेचुअल नाअहली यानी कि ताहयात नाअहली तस्वर किया जाएगा। लेकिन मियां साहब की एक 10 साल की भी नाअहली है कि वो जो नैब के केस में कॉन्विक्ट हुए हैं उसमें 10 साल की नाअहली है किसी भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने की। तो जब तक मियां साहब की उस अपील में जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है वो जाके बरी नहीं हो जाते, एक्विट नहीं हो जाते, तो वो नाअहली रहेगी अपनी जगह। और ये भी मुमकिन तौर पे जो 5 साल वाली है ये चैलेंज हो और इसमें जो भी फैसला है, लेकिन इससे बढ़ के अगर जनवरी में वो है तो उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर उन्हें एक्विटल नहीं देता, उन्हें बरी नहीं करता उन 2 केसेस में, तो वो 10 साल की नाअहली तो अपनी जगह पे रहेगी। अच्छा। तो ये अब अदालतों में है और बात हो रही है कि जी उसकी आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, पार्लियामेंट की भी होनी चाहिए, लेकिन ऑन टॉप जो रूल ऑफ लॉ है अगर उसकी बालादस्ती होगी, और वो जो रूल ऑफ लॉ है वो सिर्फ ये नहीं होता कि अदालतों में हो, वो रूल ऑफ लॉ आपको हर जगह नजर आना चाहिए कि इलेक्शन एक्ट का क्या रूल कहता है, इस कमीशन के क्या रूल ऑफ लॉ को उसने देखना है और दीगर अदारों ने क्या करना है, तो तब ही पाकिस्तान इस बहरान से निकलता हुआ हमें नजर आएगा। ठीक है जी, सलमान आबिद साहब। देखिए, नवाज शरीफ साहब का ये जो उम्मीद पाकिस्तान का सफ़र है ये 1979 में शुरू हुआ था जब वो वज़ीर ख़जाना बने थे, सूबाई वज़ीर ख़जाना। तो हर साल हर कुछ अरसे के बाद वो एक उम्मीद का चूरन लेके आते हैं और अपने आप को पाकिस्तान की तामीर नौ के साथ जोड़ते हैं। फिर पाकिस्तान की तामीर नौ होती है या नहीं होती है तो अलग सवाल है, अलबत्ता उनके ख़ानदान की तामीर नौ बड़े शानदार तरीके से होती है। उनके इर्द गिर्द बैठे हुए ख़ानदान के अफराद बहुत अच्छे तरीके से नवाजे जाते हैं। इसहाक डार साहब बहुत पैसे कमा लेते हैं और बहुत से लोग बड़े पैसे कमाते हैं, और जिस अंदाज से हमने उनके मुख्तलिफ अदवार देखे हैं उसमें भी पाकिस्तान में उम्मीद पाकिस्तान के नाम पर बहुत कुछ हुआ है। तो अच्छा है, अब एक और नया उम्मीद पाकिस्तान का चूरन वो लेकर आना चाहते हैं। वैसे उन्हें अवामी एतमाद के बड़े चैलेंज का सामना जी वो अब आप देखें ना, उनसे जरा कहें कि अकेले बैठ जाएं और पूरे टीवी टॉक शो में बैठ के जरा बता दें कि वो उम्मीद पाकिस्तान का रोड मैप क्या है। वो आपको मैं बताता हूँ क्या बताएंगे। लेकिन फिलहाल वो कहेंगे जी जलसे मुलतवी करने पड़ गए। वो जो जलसे तो छोड़े, जलसों की मुलतवी, वो जलसे थोड़ी मुलतवी हुए हैं, वो बेसिकली वलीमा पार्टी, वलीमा जो है कि वो हमारी कुव्वत जो है वो कम ना हो जाए, वो एकदम बड़ी कुव्वत के साथ। किसी ने कहा कि वलीमा एक ही होता है, वलीमा बार बार तो नहीं होता, रोजाना तो नहीं होता ना। तो मैं ये कह रहा हूँ नवाज शरीफ साहब अगर टीवी पर आके पूरी कौम के सामने वो रोड मैप रख दें। अच्छा। उनका रोड मैप मैं आपको बता देता हूँ। बरादर इस्लामी मुल्क पैसे देंगे, चाइना पैसे देगा, अमेरिका पैसे देगा, फलां पैसे देगा, फलां सरमायाकार आएगा, और खुद क्या करना है? कुछ नहीं करना। किसी टके की किसी किस्म की कोई वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने के लिए तैयार नहीं होंगे। एफबीआर के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, टैक्स नेट के अंदर कितनी दफ़ा उन्होंने इनके अंदर इनकलाब पैदा किया है। कोई टाइम तो बताए ना, जब भी वो मुल्क के वजीर आजम बने हैं या उनके भाई वजीर आजम बने हैं शहबाज शरीफ साहब, कितनी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पाकिस्तान के अंदर उन्होंने पहले की है, और अगर वो नहीं कर सके तो उसकी नाकामी को वो किसके नाम खाते में डालेंगे? अपने भाई के अपनी जो 16 माह की नाकामी है उसको भी वो कबूल कर लें। जब वो इसहाक डार को वहां से भेजा था उम्मीद पाकिस्तान के नाम से कि वो डॉलर जो है 180 तक आ जाएगा, उसकी नाकामी को भी तस्लीम करें। उनको उन्होंने क्यों नहीं वो तमाम गुर बताए जो गुर इस वक्त उनके पास है,
माशाल्लाह आ जाए पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक और है। सबको पता है पाकिस्तान में वो पॉइंट किस आपका डील आ के गया, तहत रजी पाकिस्तान साहब आ से रहे भी हैं। जान लेट्स लेते सी हैं। कि वो आके क्या हमें गुल खिलाते ठीक हैं है। और क्या वो रिजवान चीज़ें रजी बेचते हैं। साहब, एक जो मौलाना फजल रहमान का शिकवा सामने आया है उस पर चाहूंगी आप कमेंट करें। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ही मर्दमशुमारी की मंजूरी दी और अब इनकी जानिब से फौरी इलेक्शन का जो मुतालबा किया जा रहा है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मौलाना फजल रहमान ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। वो जो इजलास हुआ था उसमें पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला थे, PMLN के प्राइम मिनिस्टर भी शरीक थे और इन्होंने वो वाली अप्रूवल दी थी मर्दमशुमारी की। लेकिन देखिए, एक छोटी सी बात जो है ना वो मैं करेक्ट कर दूं। जो लंदन से सऊदी अरब फ़्लाइट आ रही है और सऊदी अरब में नवाज शरीफ अपने साहबजादे हुसैन नवाज़ के यहाँ मुकीम होंगे, जिनकी वहाँ पे एक स्टील मिल है, वहाँ पे वो मुकीम होंगे और फिर वो वहाँ पे कुछ मुलाकातें करेंगे। फिर वहाँ से वो किसी अननोन डेस्टिनेशन पे जाएंगे। ये जो तफसीलात है अब तक। अच्छा, वो अननोन डेस्टिनेशन जो है वो स्पेकुलेट हो रहा है, चाइना भी हो सकती है, वो तुर्की भी हो सकता है, वो कतर भी हो सकता है। फिर वहाँ से वो वापस आएंगे दुबई से जो फ्लाइट चलेगी और उसमें 250 अफराद की गुंजाइश मौजूद है। उसका नाम उम्मीद पाकिस्तान है। तो इसलिए थोड़ा सा भी ब्रेक पे पाँव रख लिया जाए। देखिए, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एक ऐसी हुकूमत भी आई थी जिसने ये कहा था कि बैरून मुल्क से पाकिस्तानी पैसे भेजेंगे और फिर बाकायदा अपील भी की गई थी कि तमाम पाकिस्तानी $1000 भेजें और वो नहीं आया था। फिर कहा गया कि जो इन लोगों का इल्ज़ाम बैरून मुल्क पैसे रखे हुए हैं जरदारी साहब के और नवाज शरीफ के, वो वापस लाए जाएंगे और उससे हुकूमत चलाई जाएगी। मैंने एक कैलकुलेशन की थी कि पिछले 75 साल में तमाम सियासतदानों पे, पिछले 75 साल में तमाम सियासतदानों पे जितने इल्जाम लगे हैं, मैं साबित होने की बात नहीं कर रहा, मैं बरामद होने की भी बात नहीं कर रहा, अगर वो जितने इल्जाम लगे हैं उन इल्जामात को मैंने बैठ के इकट्ठा किया था, उससे इस मुमलकत अखराजात का 2 दिन का खर्चा नहीं निकलता। अच्छा, तो इस विजन के साथ लोग आके 3 साल 7 माह 21 दिन हुकूमत कर गए। तो नवाज शरीफ से पहले भी चले, ठीक है, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे। जंग का आज 5वां रोज है और फलस्तीनियों पर अमरीकी असले से भरा तैयारा अटैक करने के लिए पहुंच गया है इसराइल। सवाल यह है कि जालिम और मजलूम की जंग में मुस्लिम उम्मा कहां खड़ी है, इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इसराइल की गजा पर शदीद बमबारी, शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1000 से बढ़ गई है। इसराइल हमास जंग का आज 5वां रोज़ है। फ़लस्तीनियों पर बमबारी के लिए अमरीकी असले से भरा तैयारा भी इसराइल पहुंच चुका है। वागा साहब, जालिम और मजलूम के इस जंग में क्या कहेंगे आप? मुस्लिम उम्मा कहाँ खड़ी है? सब देख रहे हैं कि इस वक्त कहाँ से तैयारा शिकन बहरी जहाज़ और बर्री जहाज़ जो हैं वो आ रहे हैं और गैर मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इसराइल की मदद के लिए किस तरह तेज़ी से आ रहे हैं। ये मुस्लिम उम्मा और मुस्लिम दुनिया के लिए कितनी तकलीफ़ और दुख की बात है कि आज भी कुछ लोग ये बातें कह रहे हैं कि इसराइल में आम लोगों का कत्लेआम। मैं यहाँ एक बात क्लियर कर दूं, इसराइल में कोई आम बंदा नहीं है। आप ये मेरी बात सुन के हैरान होंगी, इसराइल के बच्चे से लेके बड़े तक सबको फौजी ट्रेनिंग दी गई है। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, मैं ये साबित कर सकता हूं। और इनको दूसरे ममालिक से इन यहूदियों को यहां ला के इसराइल बसाया गया है और बाकायदा मुसलमानों का कत्लेआम करने के लिए फ़लस्तीनियों को किस तरह गाजर मूली की तरह आज तक काटा जाता रहा है। तब ये दुनिया कहां थी, तब ये ह्यूमन राइट्स वाले कहां थे जो अब चीख रहे हैं। इस वक्त मुस्लिम उम्मा का ये काम है कि वो फ़लस्तीन के साथ शाना बशाना खड़े हों। ये सिर्फ अफसोस का इजहार करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हम अमली तौर पर उन बेबस और उन बच्चों और औरतों के साथ राजा आमिर अब्बास साहब, कुछ नहीं होगा। कहां खड़ी है मुस्लिम उम्मा? देखिए, मुस्लिम उम्मा या इसको टोटली कहना कि जी ये रंग के जी मुस्लिम और कोई यहूद की जंग है, उसके अलावा भी मैं वो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट देख रहा था कि ये खाली मुसलमानों का इशू नहीं, ये फ्रीडम ऑफ आपका लाइफ का है, आपका पेल्बिसाइड का है कि आपने अपनी खुद मुख्तारी कैसे रखनी है। और आप देख रहे हैं कि जी इसमें जो मुस्लिम उम्मा है उसमें भी ये नहीं कि वो बिल्कुल खामोश है, उसमें भी एक सोच और वो देख रहे हैं कि किस तरफ जा रहा है। सऊदी अरब की वो जो नॉर्मलाइजेशन का पूरा एक कॉन्सेप्ट था
उसने उसको बिल्कुल खत्म कर जी दिया, हाँ। वो टॉक्स को खत्म किया। उर्दन ने कह दिया कि जी हमें रास्ता दिया जाए। ये टर्की ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट्स दी हैं कि जी हम भी देख रहे हैं और हम भी तैयार हैं। इसी तरीके से ईरान का है। राजा साहब, देखते ही रहेंगे, अफगान सोचते ही तालिबान- रहेंगे, बस जी। मुसलमान देखते रहेंगे और सोचते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जी लेकिन इस अमल ने जो एक बना हुआ था, एक उनका वो आयरन डोम कि जी इनकन्विंसिबल है, कोई उनको देख नहीं सकता, तो जो इन्होंने इस अटैक की ठीक वजह है। से उस चीज को तोड़ा है। अब दुनिया की जो मुनाफकत तो हमें नजर आती बिल्कुल रही ठीक है, ह्यूमन बिल्कुल राइट्स में, बिल्कुल नजर आ रही है। वक्त अब कम है let's राजा आमिर बासा, take मैं चाहूंगी कि करते हैं। मैं सबसे उनका कमेंट ले लूं। रिजवान रजी इसराइली सियासतदान जो हैं समी अबू शौदात, वो कहते हैं कि इसराइल को नस्लकुशी की खुली छूट दे दी गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसराइल इस वक्त की सबसे बड़ी अपार्थाइड नस्ल परस्त रियासत है, लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये मुस्लिम उम्मा वाले जानवर को बाहर ही रहने दें। इस फ़लस्तीन की आज़ाद करवाने के लिए लैला खालिद और जॉर्ज हबाश जो हैं, उन्होंने भी जानें दी हुई हैं, वो शहीद हैं वहाँ के। तो ये मुस्लिम उम्मा से ज़्यादा पूरी इंसानियत का मसला है। सही। ये ईसाइयों के लिए भी मुकद्दस जगह है, हाँ। यहूदियों के लिए भी मुकद्दस जगह है और मुसलमानों के लिए भी मुकद्दस जगह है, जिसको डिसमेंटल करके या जिसकी बेहुरमती करके वो जो है वहाँ पे। और आप देखिए, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक के अंदर आम यहूदियों ने मुजाहरे किए हैं और कर रहे हैं मुसलसल, और बहुत बड़े बड़े मुजाहरे कि हम इन इसराइली सहूनियों के साथी नहीं हैं, सही है, हम फलस्तीनियों के साथी हैं। बिल्कुल ठीक तो है। इसलिए ये मुस्लिम उम्मा को या इसमें क्रिश्चियन इससे अलग ही रखा इससे जाए। अलग रखा ठीक जाए, है। ये इंसानियत खालिद की फारूकी बात साहब। है। जाहिर है ना, ये जुल्म है और इस जुल्म के पीछे इसराइल की जो मौजूदा हुकूमत है, इसको बढ़ाने में अमेरिका और यूरोप का पूरा किरदार है। और मैं समझता हूँ कि अमेरिका अपने किरदार को इस वक्त पूरी तरह से वो मुतासिर कर रहा है और पूरी दुनिया में इसके लिए एक रुसवाई बन रही है। और ये सिर्फ, जैसा अभी राज साहब ने कहा, कि सिर्फ मुस्लिम दुनिया में नहीं, बल्कि देखिए रशिया भी है, चाइना भी है, जैसे कोरिया की उन्होंने मिसाल दी, इसी तरह और कई ममालिक ऐसे हैं। ये बेसिकली एक पार्टनरशिप है भारत की, उस पार्टनरशिप में भारत भी क्लिक हो गया। भारत है, अमेरिका है और ठीक है। यूरोप है और इसराइल बिल्कुल है। ठीक है, लास्ट मिनट है। सलमान आबिद साहब, खुद अमेरिका में भी तकसीम पाई जा रही है। लातीनी अमेरिका के जो मुल्क वेनेजुएला के सदर हैं, उन्होंने फ़लस्तीनियों की हिमायत का ऐलान कर दिया है। देखिए, हिमायत तो बहुत से लोग कर रहे हैं, अमली तौर पे क्या किया जा सकता है ये सवाल है। ठीक है। और ये जो मुस्लिम दुनिया है ना, और इसमें मुस्लिम हुक्मरान जो हैं, ये तो अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं ना, आज के नहीं, कई दिहाइयों से देख लें। उन्होंने अपना किबला जो है वो अमेरिका के साथ जोड़ा हुआ है और बड़ी ताकतों के साथ जोड़ा हुआ है। मुस्लिम दुनिया के साथ क्या हो रहा है उसका वो उनका इतना बड़ा मसला नहीं है। हर एक के जो हैं वो वाबस्ता हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, यानी सियासी समाजी बहरान अपने अरूज पर है और यूं महसूस हो रहा है कि कशमकश अभी मजीद बढ़ेगी। आज के प्रोग्राम से इतना, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।